हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज पे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का साइंस चैप्टर 9 बल व गति के नियम। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बल। बल किसे कहते हैं, ये अर्थात बल की परिभाषा। वह कारक जो किसी वस्तु की स्थिति या गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। अर्थात कोई भी कारक है और वह किसी वस्तु की स्थिति यानी जो भी वस्तु है उसमें परिवर्तन ला रहा है, उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने का प्रयास करता है, तो वहाँ क्या होता है, बल लगता है वहाँ पे। उसे क्या बोलते हैं, बल। यानी वह कारक जो किसी वस्तु की स्थिति या गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। किसी वस्तु को खींचना या धक्का लगाना बल लगाना कहलाता है। बल एक सदिश राशि है, इसका संकेत F सदिश होता है। सदिश राशि क्या होती है, सदिश अर्थात वह राशियां जिन्हें दर्शाने के लिए दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। इसलिए बल एक सदिश राशि, क्योंकि बल को दर्शाने के लिए दिशा की आवश्यकता भी होती है। बल ज्ञात करने का सूत्र, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण अथवा F सदिश बराबर m a सदिश। या F यानी फोर्स बल है और m यानी द्रव्यमान मास और a यानी क्या है, त्वरण। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन बल के मात्रक MKS पद्धति में। पहला मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, kgm प्रति सेकंड स्क्वायर। अब अपन CGS पद्धति में देखते हैं, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में, ग्राम इंटू सेंटीमीटर बटा सेकंड स्क्वायर या प्रति, यानी GM इंटू CM प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का असहाय मात्रक, ये इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना ना। बल का असहाय मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, इसको बड़े कैपिटल N से दर्शाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल, बल दो प्रकार के होते हैं, संतुलित और असंतुलित। पहला पढ़ेंगे अपन संतुलित बल। संतुलित बल किसे कहते हैं, यदि किसी वस्तु पर लगने वाला सभी बलों का परिणामी मान शून्य हो तो वस्तु पर लगने वाला बल संतुलित बल कहलाता है। अर्थात किसी वस्तु पर जितने भी बल लग रहे हैं, अगर उनका परिणाम शून्य आ रहा है तो वो कौन सा बल है, संतुलित बल है। अपन देखते हैं अभी एक उदाहरण के जरिए, एग्जाम्पल देखिए। यदि हम मेज पर रखी किताब पर दोनों तरफ से समान बल लगाते हैं, पुस्तक की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि पुस्तक पर सभी ओर से लगने वाला बल परिणामी मान शून्य है। अब देख सकते हैं आप, ये चित्र है, बीच में किताब रखी है और अगर X और Y की तरफ से दोनों तरफ से समान बल लगता है तो ये किताब स्थिर रहेगी। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से लगने वाला परिणामी बल का मान शून्य है। एक और एग्जाम्पल देखिए। यदि हम नीचे चित्र में दर्शाए अनुसार पेन को दोनों तरफ से बल लगाकर खींचते हैं तो पेन की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि पेन पर सभी ओर से लगने वाला बल का परिणामी मान शून्य है। अब देख सकते हैं, ये चित्र है, ये बीच में पेन रखा हुआ है। अगर हम पेन को दोनों तरफ से पकड़कर खींचते हैं X और Y की तरफ से समान बल से, तो ये पेन स्थिर रहेगा, इसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इस पे दोनों तरफ से लगने वाले बल का परिणामी मान शून्य है। आगे चलते हैं, आप पढ़ेंगे अपन असंतुलित बल। असंतुलित बल किसे कहते हैं, यदि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी मान शून्य नहीं हो तो वस्तु पर लगने वाला बल असंतुलित बल कहलाता है। अर्थात किसी वस्तु पर बल लग रहा है और एक तरफ से कम एक तरफ से ज्यादा लग रहा है, तो यानी उन दोनों का परिणामी मान शून्य नहीं है, अर्थात वो असंतुलित बल है। असंतुलित बल में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, जबकि संतुलित बल में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के जरिए इसको भी समझते हैं अपन। यदि हम
मेज पर रखी किताब को एक तरफ से बल लगाकर खींचते हैं तो वह किताब अक्ष की तरफ चली जाएगी, या हम किताब पर वाई की तरफ से बल लगाते हैं और धक्का देते हैं तो वह किताब अक्ष की तरफ चली जाएगी। अब चित्र दिखा रहा हूं मैं, यह आपके सामने ये रहा चित्र, आप देखिए। अगर अपन वाई की तरफ से इसको बल लगाएंगे तो ये अक्ष की तरफ चली जाएगी। क्यों? क्योंकि बल वाई की तरफ से लग रहा है, जबकि अक्ष की तरफ से कोई बल नहीं लग रहा। यानी दोनों तरफ से लगने वाले बल का परिणामी मान शून्य नहीं है, वाई का ज्यादा है, अतः वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगा। हम आगे चलते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए आप सेकंड। यदि हम नीचे चित्र में दर्शाए अनुसार पेन को दोनों तरफ से पकड़कर एक तरफ से ज्यादा बल लगाते हैं और धक्का देते हैं तो वह पेन वाई की तरफ चला जाएगा। आप देखिए इस चित्र में, यदि हम वाई की तरफ से कम बल लगा रहे हैं लेकिन अक्ष की तरफ से ज्यादा बल लगा रहे हैं तो पेन किधर जाएगा? वाई की तरफ। क्यों? क्योंकि अक्ष की तरफ से ज्यादा बल लग रहा है और वाई की तरफ से कम लग रहा है, और दोनों तरफ से लगने वाला बल का परिणामी मान शून्य नहीं है, अर्थात पेन की स्थिति में परिवर्तन होगा। और किस तरफ होगा? वाई की तरफ होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। गति का नियम। गति के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें जरूर याद रखना। ठीक है, गति के नियम देखिए, जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता वस्तुएं एक निश्चित गति से चलती है। गति का पहला नियम, वस्तुओं की ऐसी आनत तल पर गति को देखकर गैलीलियो ने निष्कर्ष निकाला था। अब देखते हैं गैलीलियो ने क्या निष्कर्ष निकाला था। ये गति का प्रथम नियम है ना। गैलीलियो ने पहले निष्कर्ष निकाला, बाद में आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो गैलीलियो ने क्या दिया देखो आप। गैलीलियो ने तर्क दिया कि जब गोली को बाईं ओर से छोड़ा जाता है तब ये ढाल पर नीचे की ओर लुढ़केगी तथा दाईं ओर के आनत पर उतनी ही चढ़ेगी जितनी ऊंचाई से उसे छोड़ा गया था। यदि दोनों ओर के तलों पर झुकाव समान है तो आप देखिए चित्र। अगर गोली को अपन वहां से छोड़ते हैं तो ये इस पर, अगर हम यहाँ देखिए गोली, अगर इसको छोड़ते हैं तो यहाँ से जाकर ये यहाँ से जाकर यहाँ तक इतनी चढ़ेगी जहाँ से इसको छोड़ा गया था। यानी यहाँ से छोड़ा गया है तो यहाँ भी कितनी चढ़ेगी? यहाँ पर चढ़ेगी। ठीक है, और यहाँ से वापस आएगी। अगर यहाँ पर कोई भी घर्षण बल कार्य नहीं कर रहा तो यहाँ से वापस आएगी इधर और यहाँ पर चढ़ जाएगी, फिर यहाँ से जाएगी वापस फिर वहाँ पर। यानी जितनी दूरी से छोड़ी गई उतनी दूरी पर ही सामने चढ़ेगी। और शर्त यह है कि दोनों में ढाल समान होनी चाहिए, एक में कम और ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन। गति की विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल को कम करने के लिए चिकनी कांच की गोली तथा चिकने समतल का प्रयोग एवं समतल की सतह पर चिकना युक्त पदार्थ लुब्रिकेट का लेप किया जाता है। लुब्रिकेट किसे कहते हैं? जो चिकना युक्त पदार्थ होते हैं ना, चिकनाई यानी घर्षण बल को कम करते हैं, उन्हें लुब्रिकेट पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे न्यूटन ने जो नियम दिए थे ना वो। न्यूटन ने बल एवं गति के बारे में गैलीलियो के विचारों को आगे विकसित किया। उन्होंने 3 मौलिक नियमों को प्रस्तुत किया जो किसी वस्तु की गति को वर्णित करते हैं। ठीक है, अपन पहला नियम पढ़ते हैं अब आइजैक न्यूटन द्वारा दिए गए नियमों में से। गति का प्रथम नियम क्या कहता है? इंपोर्टेंट है, इनको याद रखना। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत न हो। अर्थात किसी वस्तु पर जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा वस्तु अपनी एक समान गति की अवस्था या फिर स्थिर अवस्था में बनी रहती है। इसे जड़त्व भी कहते हैं। जड़त्व की परिभाषा देखिए। जड़त्व गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। यही कारण है कि गति के प्रथम नियम को या पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है और ये आया हुआ भी है कई बार, तो इसको जरूर याद रखें। जड़त्व वाला कि गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम क्यों कहते हैं। ठीक है, तो इसे आप याद रखिए। आगे चलते हैं। दैनिक जीवन में न्यूटन की गति का प्रथम नियम। अब दैनिक जीवन में क्या काम आता है न्यूटन की गति का प्रथम नियम, हम देखते हैं। पहला एग्जाम्पल लीजिए। एक व्यक्ति अगर बस में खड़ा है और अचानक बस चलने लगे तो वह व्यक्ति पीछे की तरफ गिरेगा।
क्योंकि बस और वह व्यक्ति दोनों ही विरामावस्था में है। बस के चलने से व्यक्ति के पैर तो गति में आ गए, लेकिन शरीर की अतिरिक्त भाग विरामावस्था में ही रहता है। इसी कारण व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। आप भी देखते होंगे कभी, अगर आप बस में खड़े हैं और बस अचानक चलने लग जाए तो आप पीछे की तरफ गिरते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पैर तो गति में आ गए, लेकिन आपका शरीर वही जड़त्व का नियम लगेगा। यहाँ पे आपका शरीर वही विरामावस्था में रहना चाहता है, इसलिए वो पीछे की तरफ गिर जाता है। अब सेकंड एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति चलती बस में खड़ा है और अचानक बस रुक जाए तो वह व्यक्ति आगे की तरफ गिरेगा। जब बस चल रही होती है तो व्यक्ति भी गति में होता है, परंतु अचानक ब्रेक लगाने से बस की गति कम हो जाती है या रुक जाती है। इससे व्यक्ति के पैर भी अवस्था में आ जाते हैं, परंतु उसका शरीर गति में ही रहता है, जिसके कारण व्यक्ति आगे की तरफ गिरता है। अब आपने ये भी देखा होगा कि जब आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं और अचानक बस रुक जाती है या ब्रेक लग जाता है, तो अगर आप खड़े हैं और आपने कोई सहारा नहीं ले रखा तो आप आगे की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका शरीर गति में है, और गति में जब ब्रेक लगाते हैं तो पैर तो आ जाते हैं विराम अवस्था में, लेकिन शरीर वही गति की अवस्था में रहता है, इसलिए आपका शरीर आगे की तरफ गिरता है। ये एग्जाम्पल जरूर याद रखना, क्योंकि एग्जाम्पल भी पूछ लेते हैं। तीसरा, गीले कपड़ों को तार पर सुखाने से पहले कपड़ों को कई बार झटकने से पानी की बूंदें नीचे गिर जाती है और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कपड़ों को झटकने से कपड़ा गति में आ जाता है और पानी की बूंद विरामावस्था में ही रहती है, और इसी वजह से कपड़ों से अलग हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है। आपने ये भी देखा होगा कि आपकी माएँ और बहनें घर पर कभी कपड़े सुखाती है तो उन्हें निचोने के बाद में झटकती है। झटकने से क्या होता है कि जो भी उनमें पानी की बूंदें हैं वो नीचे गिर जाती है, क्योंकि कपड़ा गति में आ गया, लेकिन पानी की बूंदें वही विरामावस्था में रहना चाहती है, इसलिए वो नीचे गिर जाती है। ठीक है। अब चौथा एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपन, पांचवा भी देखेंगे। एक स्ट्राइकर, ये तो जरूर इम्पोर्टेंट है और आप खेलते भी होंगे कैरम बोर्ड तो आपको ये पता होगा। एक स्ट्राइकर को अपनी अंगुली से तीव्रता से 37 झटका देकर ढेरी, यानी कैरम की गोटियां जो ढेर लगा होता है ना उनको बोलते हैं ढेरी, कि सबसे नीचे वाली गोटी पर टकराने से नीचे वाली गोटी की शीघ्रता से ढेरी से बाहर आ जाती है। नीचे वाली गोटी के बाहर आ जाने के बाद शेष गोटियां अपने जड़त्व के कारण लंबवत दिशा है में ही नीचे और गिर जाती है। अर्थात जब आप कैरम बोर्ड खेलते हैं तो आपने देखा होगा, अगर स्ट्राइकर से आप किसी भी गोटी के ढेर पे मारते हैं, अगर आपने नीचे वाली गोटी के ढेर पे मारा है तो नीचे वाली ही निकलेगी, जबकि जितनी भी गोटियां हैं वो आपस लंबवत खड़ी रह जाएगी। क्यों? क्योंकि जड़त्व का नियम लगता है, यहाँ पर भी जड़त्व का नियम लगता है और जड़त्व के कारण ही वो अपनी विरामावस्था में रहना चाहती है, इसलिए वो नहीं गिरती है, केवल वही गति में आती है। ठीक है। अब पांचवा उदाहरण आप ये भी देखिए। कारों में सीट बेल्ट यात्रियों को अचानक ब्रेक लगने वाले झटके की वजह से गिरने से बचाता है, क्योंकि सीट बेल्ट व्यक्ति की गति का विरोध करती है तथा उसे विरामावस्था में लाने का प्रयास करती है। अब अपन पढ़ते हैं जड़त्व तथा द्रव्यमान। अब इनमें क्या संबंध है ये भी पूछते हैं कभी कभी, तो इसको जरूर याद रखें आप, जड़त्व और द्रव्यमान में क्या क्या संबंध है। जड़त्व, अब देखिए आप, किसी भी वस्तु का एक प्राकृतिक गुण जो उसकी यानी वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। ठीक है, तो आपको पता ही है, आपने पढ़ा था। अब दूसरा देखिए आप, एक भारी वस्तु का जड़त्व अधिक होता है, अर्थात वस्तु का जड़त्व उसके भार का समानुपाती होता है। ये लाइन जरूर याद रखना कि वस्तु का जड़त्व उसके भार का समानुपाती होता है, अर्थात भार बढ़ने के साथ जड़त्व बढ़ता है तथा भार घटने के साथ वस्तु का जड़त्व भी घटता है। और ये एक और याद रखना लाइन, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। क्या? किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व की माप होती है। आगे चलते हैं। अब गति का द्वितीय नियम स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। किसी भी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और उसकी संवेग परिवर्तन की यानी दिशा वही होती है जो कि बल की है। अर्थात ये थोड़ी कठिन है, लेकिन आप इसको याद कीजिए, आराम से याद हो जाएगी। मैं आपको एक डायग्राम के समझाता हूँ, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अब देखिए, आप द्वितीय नियम को समझ रहे थे तो एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। अब समझिए आप,
मान लीजिए ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, अभी ये ए स्थिति पे, इसकी स्थिति यहाँ पर मतलब ए पर है ये। अब इधर से कोई लगा बल, अब इधर से बल लगा तो ये मान लो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला रहा है। वस्तु यहाँ से चलकर कहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई, यानी मान लीजिए यहाँ पे आ गई, बी नाम दे दीजिए इसको, बी पे आ गई वस्तु, बी पे आ गई। यहाँ से क्या लगा, बल लगा। अब बल लगा तो ये वस्तु पहले ए पर थी, ए से आ गई बी पे। संवेग परिवर्तन की दर, यानी जो संवेग, संवेग किसे कहते हैं, संवेग यानी ये संवेग को दर्शाते हैं पी से, पी यानी संवेग। वस्तु में समाहित कुल गति की मात्रा को संवेग कहते हैं, यानी वस्तु में जो कुल गति है, कितनी गति है, उसको ही संवेग कहते हैं। यानी अभी कह रहा है वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। अब संवेग लगाए गए बल यानी अब किसके समानुपाती, संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर यानी बराबर एम में। ये इम्पोर्टेंट है और ये इससे ही आगे जो अपन न्यूमेरिकल हल करेंगे इससे ही होंगे, ये सूत्र है, इसको जरूर याद रख लीजिए आप, ठीक है। अब बराबर एम ए, आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, संवेग देखते हैं हम। संवेग की परिभाषा ना, संवेग किसी वस्तु में समाहित गति की कुल मात्रा को संवेग कहते हैं। या गणितीय रूप में देखिए, गणितीय रूप में किसी वस्तु का संवेग इसके द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। यानी संवेग का द्रव्यमान और जो उसमें वेग का गुणनफल, यानी जो उसका द्रव्यमान है उसको गुणा कर देंगे किससे, उसका वेग, वेग क्या है उसमें जो परिवर्तन आया ना गति में उससे, और संवेग को किससे दर्शाते हैं, पी से। आप ये प्रतीक जरूर याद रखिए क्योंकि एग्जाम में ना ये शब्दों का प्रयोग कम किया जाता है साइंस के अंदर और प्रतीकों का ज़्यादा होता है, इसलिए प्रतीक जरूर याद रखिए आप। संवेग का क्या है, पी। तो अब आप इससे सूत्र भी बना सकते हैं संवेग से। तो संवेग बराबर क्या होगा, संवेग बराबर द्रव्यमान यानी m इंटू वेग यानी v, अथवा p बराबर mv। m क्या है, मास यानी द्रव्यमान, और v क्या है, वेग, ठीक है। तो p बराबर mv, याद रखिए इनको सूत्रों को। आगे चलते हैं, संवेग के उदाहरण देखिए आप। किसी भी पत्थर, कंकड़ या किसी भी अन्य को फेंककर मारने से व्यक्ति घायल हो जाता है क्योंकि वस्तु का संवेग ज़्यादा होता है। अगर अपन किसी भी चीज़ को फेंक कर मारते हैं, मान लो आप दोस्त कभी कभी लड़ाई हो जाती है तो ये मारा फेंक के, ये मारा फेंक के, तो कभी कभी लग भी जाती है ज़्यादा और कभी कभी नहीं लगती है। अगर द्रव्यमान ज़्यादा है किसी भी वस्तु का, मान लो आपने कंकड़ उठा के फेंक दिया, खोपड़ी फोड़ दी, तो क्यों, खून भी आने लग जाता है कभी कभी और घायल भी हो जाता है। क्यों, क्योंकि पत्थर एक भारी वस्तु है, उसका द्रव्यमान ज़्यादा है, और द्रव्यमान ज़्यादा है और आपने जोर से फेंक के मारा, उसका वेग भी ज़्यादा हो गया, और द्रव्यमान और वेग को गुणा करने पर जो संवेग आया वो ज़्यादा आ गया, इसलिए वो व्यक्ति घायल हो जाता है या चोटिल हो जाता है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, एक छोटी सी बंदूक की गोली किसी भी व्यक्ति की जान भी ले सकती है क्योंकि बंदूक की गोली का संवेग ज़्यादा होता है। अब देखिए, अब बंदूक की गोली, आप सोच रहे होंगे यार इसमें तो हाँ द्रव्यमान कितना होगा, छोटी सी गोली है, लेकिन उसका आप वेग देखिए ना, गोली भले ही छोटी है लेकिन वेग तो बढ़ गया ना। अब वेग बढ़ गया तो उसको गुणा करने पर मान भी ज़्यादा आएगा संवेग का, अतः व्यक्ति घायल हो जाता है या जान चली जाती है। अब दूसरा देखिए आप, चलती हुई गाड़ी से टकराने से एक व्यक्ति को ज़्यादा चोट लग सकती है क्योंकि उस गाड़ी का संवेग ज़्यादा होता है। एक चलती हुई गाड़ी आ रही है और कभी कभी एक्सीडेंट होते हैं ना, उनमें जान भी चली जाती है और व्यक्ति ज़्यादा घायल भी हो जाता है, गंभीर। क्यों, क्योंकि उसका संवेग अधिक है, एक तो द्रव्यमान है और एक वो गति से चल रही है, और उसे जब टकराएंगे तो अपन को कुछ हासिल थोड़ी है, अपन सिर्फ चोटिल होंगे या घायल होंगे। अब लास्ट एक उदाहरण देखिए आप, टेबल टेनिस, टीटी खेलते होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स। टेबल टेनिस खेलते समय यदि गेंद किसी खिलाड़ी के शरीर से टकराती है तो वह घायल नहीं होता क्योंकि टेबल टेनिस की गेंद का द्रव्यमान बहुत कम होता है, यानी कम होता है, और इससे उसका संवेग भी कम होगा। टेबल टेनिस की बॉल जो खेलते हैं ना उनको पता है, और जो नहीं खेलते उनको भी पता होगा, बहुत हल्की बॉल आती है और उसको तेज भले मारे लेकिन कोई भी चोटिल नहीं होता या घायल नहीं होता। क्यों, क्योंकि द्रव्यमान बहुत ही ज़्यादा कम होता है।
अब देखिए आप, P बराबर m इंटू वी, इससे पता चलता है कि अगर हल्की वस्तु और भारी वस्तु दोनों एक वेग से गति कर रहे हो तो भारी वस्तु का संवेग ज्यादा होता है और हल्की वस्तु का संवेग कम होता है। इसी प्रकार अगर कोई हल्की वस्तु बहुत अधिक वेग से चलती है तो इसका संवेग अधिक होगा और इसी संवेग के कारण ही ये वस्तु किसी से टकराने पर ज्यादा चोट पहुंचा सकती है। अब आगे चलते हैं। संवेग का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, प्रतीक, मात्रक और सूत्र, ये चीजें फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है या साइंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। ये आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं से बनते हैं, अतः आप इन्हें जरूर याद रखिए, ठीक है। एसआई मात्रक को जरूर कंठस्थ ही कर लीजिए क्योंकि एसआई मात्रक का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो आप संवेग का एसआई मात्रक भी देखिए, केजी मीटर प्रति सेकेंड या केजी मीटर प्रति सेकेंड एक ही बात है, ठीक है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, दूरी का एसआई मात्रक मीटर, समय का एसआई मात्रक सेकेंड, तो इससे बन गया केजी मीटर प्रति सेकेंड। अब ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन मान लीजिए या फिर एक नोट ही मान लीजिए ना, नोट। किसी वस्तु का संवेग बताइए यदि वस्तु विरामावस्था में है, एक क्वेश्चन मान लीजिए। तो अपन इसका उत्तर कैसे करेंगे, आप देखिए। वस्तु विरामावस्था में है अतः वेग बराबर 0 होगा, द्रव्यमान m इंटू 0 बराबर 0 हो गया, संवेग p बराबर 0। क्यों, आप सूत्रानुसार करते हैं, p बराबर mv, p बराबर m इंटू वी। तो p बराबर मान रख देंगे, m तो पता नहीं और v क्या है 0, यानी 0 रखते। किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है उसको 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा, अतः संवेग 0 ही होगा। अब नोट देखिए, यदि वस्तु विरामावस्था में है तो उसका संवेग 0 होगा। देखा, विरामावस्था में है वस्तु किसी कोई भी तो उसका संवेग 0 होगा। अब आगे चलते हैं, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। अब ये दूसरा नियम था लेकिन इसको एक गणितीय रूप में दर्शाते हैं और ये क्वेश्चन आता भी है और बड़ा भी है, इसलिए इसको समझिए आप, है ना, मैं समझाऊंगा आपको भी। किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के बल की समानुपातिक होती है। ये लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। ये कह रहा है, ये किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर होती है ना, उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और जो बल की दिशा होती है ना वही वस्तु की दिशा होती है, ठीक है। यही है। अब इसका गणितीय गणना, ये गणितीय गणना का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ये आता भी है। गणितीय गणना मत भूलिए आप, गणितीय गणना को हल्के में मत लीजिए, गणितीय गणना को याद ही कर लिए ना, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ गणितीय गणना कैसे करते हैं। देखिए आप, मान लेते हैं किसी वस्तु का द्रव्यमान m kg, ठीक है। अब प्रारंभिक वेग बराबर u मीटर प्रति सेकेंड, अंतिम वेग v मीटर प्रति सेकेंड। अब प्रारंभिक संवेग p फर्स्ट क्या होगा mu और अंतिम संवेग p2 क्या होगा mv। अब संवेग में परिवर्तन बराबर अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, p बराबर mv माइनस mu। अब इसमें से m को कॉमन ले लेंगे तो कोष्टक में क्या बच गया v माइनस u, ठीक है। अब संवेग में परिवर्तन की दर, जहां भी दर शब्द आ जाए, दर का मतलब क्या है, यानी उसमें टाइम, समय का भाग दे दिया, यानी संवेग परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी m v माइनस u बटा t। गति के द्वितीय नियमानुसार संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए या आरोपित किए गए बल के समानुपाती होती है, इसलिए बल F समानुपाती m v माइनस u बटा t। अब हमें पता है v माइनस u बटा t बराबर a, यानी त्वरण के बराबर होता है v माइनस u बटा t। तो अब अपन v माइनस u बटा t की जगह a रख देंगे, तो a रखा तो क्या आ गया F समानुपाती m a। अब F बराबर k m a। अब k क्या हो गया यहाँ पे, k एक आनुपातिकता स्थिरांक है, यानी k का मान अगर 1 रख देंगे तो F बराबर m a आ जाएगा,
हम बल के मात्रक को इस प्रकार लेते हैं कि k का मान 1 हो जाता है और 1 रखने पर F बराबर ma प्राप्त हो जाता है। इसका एक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन क्या बनता है आप देखिए, F बराबर ma, इसको सिद्ध कीजिए या फिर गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना कीजिए। अब आगे चलते हैं अपन। गति का तृतीय नियम। तृतीय नियम क्या कहता है आप देखिए, एक वस्तु जब दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर ताक्षणिक बल लगाया जाता है। ये दोनों बल सदैव परिणाम में समान लेकिन दिशा में परिवर्तित होते हैं या विपरीत होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि बल सदैव युगल रूप में होते हैं। ये बल कभी एक वस्तु पर कार्य नहीं करते बल्कि दो अलग अलग वस्तु पर कार्य करते हैं। अब आप इसको समझिए, यदि किसी वस्तु पर एक वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो वह वस्तु भी दूसरी वस्तु पर ताक्षणिक यानी तुरंत उसी समय बल लगाती है और ये बल दोनों आपस में विपरीत दिशा में होते हैं और ये अलग अलग वस्तु पर कार्य करते हैं। और इसलिए तो तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। आगे चलते हैं, न्यूटन की गति का तृतीय नियम। अब न्यूटन जी क्या कहते हैं आप देखिए, इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यद्यपि यह आवश्यक याद रखना चाहिए कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तु पर कार्य करते हैं। ठीक है, मैंने समझा दिया आपको तृतीय नियम। अब आगे चलते हैं। अब अपन तृतीय नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। अनुप्रयोग यानी एग्जाम्पल। अब देखिए, जमीन पर व्यक्ति या जानवर का चलना। जब हम अपने पैरों की सहायता से पीछे की ओर धक्का देते हैं तो पृथ्वी हमारे विपरीत प्रतिक्रिया बल लगाती है, इसी कारण हम चल पाते हैं। नाव खेना यानी नाव को आगे बढ़ाना। एक नाविक नाव चलाने वाला अपने नाव खेने वाले यंत्र से पीछे की ओर बल लगाता है और पानी द्वारा उस पर प्रतिक्रिया बल लगाया जाता है, इसी कारण नाव आगे बढ़ती है। आगे देखिए, नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर जाना। जब नाविक नाव से कूदता है तो वह पीछे की ओर बल लगाता है, जिसके कारण आगे कूद पाता है वह तो, लेकिन नाव पीछे चली जाती है। बंदूक का प्रतिक्षेप करना, ये इम्पोर्टेंट है इनमें सबसे ज़्यादा। बंदूक से जब गोली चलाई जाती है तब जैसे ही गोली आगे की ओर जाती है पीछे की ओर झटका लगता है, क्योंकि इस समय गोली का बंदूक प्रतिक्रिया बल लगाया जाता है। गोली का बंदूक पर प्रतिक्रिया बल लगाया जाता है। अब इस पार्ट का लास्ट टॉपिक संवेग संरक्षण का नियम। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने भी हमारी इस किताब में संरक्षण के नियम आए हैं उनको जरूर याद रखिए आप, वो इम्पोर्टेंट ही है। परीक्षा में जाने से पहले ये कंठस्थ करके जाना, क्योंकि इनका सवाल जरूर मिलता है अपन को। ठीक है, अब देखते हैं संवेग संरक्षण का नियम। किसी भी तंत्र या निकाय का संवेग स्थिर होता है या संरक्षित रहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। संवेग संरक्षण के नियम को गणितीय रूप में निम्न प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। इस नियम को सिद्ध करते हैं अपन। अब देखिए आप, माना कि दो कांच की गोलियां A व B है जिनका द्रव्यमान क्रमशः m1 व m2 है, जो एक ही सरल रेखा में एक ही दिशा में क्रमशः u1 व u2 वेग से गति कर रही है तथा उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है। माना m1 बड़ा है m2 से, तो कुछ समय बाद दोनों गोलियां टकरा जाती है। माना टक्कर का समय t है। टक्कर के समय गोली A गोली B पर FAB बल लगाती है तथा गोली B गोली A पर FBA बल लगाती है। माना टक्कर के बाद गोली A व B का वेग क्रमशः v1 व v2 हो जाता है। अब अपन इसको गणितीय रूप में सिद्ध करते हैं। माना गोली A का टक्कर से पहले संवेग m1 व u1, गोली A का टक्कर के बाद संवेग m1 व v1। गोली A के संवेग में परिवर्तन की दर, मैंने कहा था ना दर आ गया, यानी इसको t से भाग देंगे या टाइम लिख देंगे नीचे, m1 v1 माइनस m1 u1 बटा t। अब गोली B का टक्कर से पहले गोली B का संवेग m2 u2,
गोली बी का टक्कर के बाद संवेग m2 v2। अब गोली बी में संवेग परिवर्तन की दर पूछ लिया, यानी m2 v2 माइनस m2 u2 बटा t। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, अब द्वितीय नियम क्या कहता है, F बराबर m में, यानी संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। अभी पढ़ा है अपन ने जस्ट। तो अब देखते हैं अपन, एफ ए बी बराबर एफ फर्स्ट वी फर्स्ट माइनस फर्स्ट यू फर्स्ट बटा टी। समीकरण 1 नाम दे देंगे इसको। अब आगे चलते हैं, एफ बी ए बराबर m2 v2 माइनस m2 u2 बटा टी। इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब गति के तृतीय नियम से, तृतीय नियम क्या कहता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी एफ ए बी अगर बल लगा रहा है तो एफ बी ए भी बल लगाएगा, लेकिन कैसे, विपरीत दिशा में, इसलिए इसमें माइनस लग जाएगा। एफ ए बी बराबर माइनस एफ बी ए। इसको समीकरण 3 नाम दे देंगे। अब आगे चलते हैं, समीकरण 1 व 2 के मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 1 व 2 का मान है उसको 3 में रख देंगे, यानी एम फर्स्ट वी फर्स्ट माइनस एम फर्स्ट यू फर्स्ट बटा टी बराबर एम माइनस आएगा माइनस m2 v2 माइनस m2 u2 बटा टी। अब टाइम से टाइम कट गया तो क्या बच गया, एम फर्स्ट वी फर्स्ट माइनस एम फर्स्ट यू फर्स्ट बराबर माइनस m2 v2 माइनस m2 u2। अब एम फर्स्ट वी फर्स्ट माइनस एम फर्स्ट यू फर्स्ट, यानी उसको इधर भेज दिया और इसको इधर भेज दिया, यानी माइनस m2 v2 प्लस, क्योंकि इधर से गया तो प्लस हो जाएगा, m2 u2 m फर्स्ट v फर्स्ट प्लस m2 u2 बराबर m फर्स्ट u फर्स्ट प्लस m2 u2। अब देखते हैं अपन, गोली ए का टक्कर के बाद संवेग प्लस गोली बी का टक्कर के बाद संवेग बराबर गोली ए का टक्कर से पहले संवेग प्लस गोली बी का टक्कर से पहले संवेग, यानी गोली ए व बी का टक्कर के बाद संवेग बराबर है किसके, गोली ए व बी का टक्कर के पहले संवेग से, अतः टक्कर से पहले व टक्कर के बाद गोलियों का संवेग एक समान है। तो दोस्तों आज का चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।